नमस्कार। आज के लेखा शास्त्र शिक्षण में मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह पटवाल, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड। आज हम कक्षा 11 विषय लेखा शास्त्र पाठ्य पुस्तक वित्तीय लेखांकन भाग 1 के प्रथम पाठ लेखांकन एक परिचय पर चर्चा करेंगे, जिसमें चर्चा के बिंदु रहेंगे लेखांकन का अर्थ, आर्थिक घटनाएं, पहचान, मापन, अभिलेखन एवं संप्रेषण, संगठन एवं सूचना से संबंधित उपयोगकर्ता। आइए सबसे पहले लेखांकन का अर्थ क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, लेखांकन आर्थिक सूचनाओं को पहचानने, मापने और संप्रेषित करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर सूचनाओं के उपयोगकर्ता तर्कयुक्त निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। आर्थिक सूचनाएं। अब सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि लेखांकन हम किस चीज का करते हैं। लेखांकन जो होता है वो आर्थिक सूचनाओं का होता है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आर्थिक सूचनाएं क्या होती हैं। अब आर्थिक सूचनाओं को जानने से पहले हमें ये भी पता लगाना पड़ेगा कि आर्थिक और गैर आर्थिक क्या होता है। जो भी लेन देन, क्योंकि जब भी हम लेखांकन के बारे में स्टडी कर रहे हैं या लेखांकन पढ़ रहे हैं तो एक शब्द आता है लेन देन। लेखांकन जब भी आप करेंगे तो किस चीज का करेंगे? किसी लेन देन का करेंगे। अब लेन देन जो होगा वो होगा मौद्रिक रूप में। आप क्या करेंगे? सपोज कोई एक बिजनेसमैन है या कोई दुकानदार है तो वो अपना सामान दे रहा है। जब वो सामान बेच रहा है तो उस सामान के बदले में उसको उस सामान का मूल्य मिल रहा है। तो ये सामान देना और उसके बदले मूल्य लेना, ये एक लेन देन हो गया। इसको क्या कहेंगे? लेन देन। इंग्लिश में लेन देन को बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन। लेखांकन में हम क्या करते हैं? इन्हीं लेन देनों को रिकॉर्ड करते हैं और इन्हीं लेन देनों की हम एक प्रोसेस के थ्रू डाल के हम ये पता करते हैं कि किसी फर्म की या किसी बिजनेस की आर्थिक स्थिति क्या है। तो अब मैं समझता हूं कि आप आर्थिक सूचनाएं का अर्थ जान गए होंगे। आर्थिक सूचनाओं को पहचानना, ये हमारा दूसरा पहलू है लेखांकन का। पहचानना बड़ा आसान है। अब जैसे मैं आपको अभी बताया, पहचानेंगे कैसे? आपको आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियां पता करनी पड़ेंगी। आर्थिक सूचना क्या है और गैर आर्थिक सूचना क्या है, ये आपको जानना पड़ेगा। आप इसको इस तरह से समझिए, एक डॉक्टर जब अपने पेशेंट को देखता है और उस पेशेंट से वो उस डॉक्टर जब उसको देख रहा है, जो उस पेशेंट से जो पैसा ले रहा है वो उसकी एक आर्थिक गतिविधि हो गई या वो उसका एक आर्थिक सूचना का पहलू हो गया। लेकिन वही डॉक्टर, आप समझिए ध्यान से, वही डॉक्टर अगर अपने घर के किसी परिवार को, अगर कोई बीमार है और उसको देख रहा है तो वो गैर आर्थिक हो गया, क्योंकि वो उससे पैसा नहीं लेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आप ये समझिए कि आपको पहचानना है कि जो सूचना है, जो आपका डेटा है, वो क्या है, वो किससे रिलेटेड है। अगर वो उस पे पैसे का आदान प्रदान हो रहा है तो फिर क्या हो गया? वो आर्थिक हो गया। और अगर उसमें पैसे का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, किसी प्रेमवश हो रहा है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि जब डॉक्टर अपने बच्चे को या अपने घर के परिवार को देख रहा है, किसी पेशेंट को देख रहा है, तो वो उसके प्रेम भाव से हो गया या स्नेह की वजह से हो गया, तो वो गैर आर्थिक हो गया। तो अब आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि आपको पहचानना है कि जो सूचना है वो किस तरह की है, क्या वो सूचना आर्थिक है या गैर आर्थिक है। अब आते हैं मापन पर। मापने का मतलब क्या है कि अब आपने
किसी जैसे अब यही एग्जांपल लेके चलते हैं, डॉक्टर और पेशेंट का लेके चलते हैं। डॉक्टर ने पेशेंट को देखा, उसके बाद पेशेंट से वो पैसा ले रहा है। तो वो जो उसने सेवा दी, जो डॉक्टर ने सेवा दी या जो डॉक्टर ने उस पेशेंट को देखा, उससे जो उसको पैसा मिल रहा है, वो क्या हो गया? वो एक मापने का एक क्या हो गया? एक ज़रिया हो गया। तो मापने के लिए हमारे पास जो मुद्रा होती है, वो ली जाती है, जिसे बोलते हैं मनी। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपने पहले ये पता लगाया कि क्या गतिविधि या जो सूचना है वो क्या है, और उसके बाद आपने ये उस सूचना को मेजरमेंट करने के लिए या उस सूचना को मापना है। आपने मापना किस में है? रुपए में या पैसे में आप मापते हैं। अगला आता है संप्रेषित करना। संप्रेषित का मतलब होता है कम्युनिकेट करना। आपने सूचना कलेक्ट करी, आपको सूचना जब आपने कलेक्ट करी तो उसको एक प्रोसेस के थ्रू, एक प्रक्रिया के थ्रू जब आप उसने प्रोसेस किया, उसके बाद आप उस सूचना को कम्युनिकेट करते हैं या संप्रेषित करते हैं। और जब ये तीनों क्रियाएं एक साथ जुड़ जाती हैं तो उस पे आप क्या करते हैं? उसी को लेखांकन कहते हैं। और वो लेखांकन, उस लेखांकन का उपयोग क्या है कि वो सूचनाएं आप उपयोगकर्ता को तर्कयुक्त निर्णय उपयोगकर्ता को तर्कयुक्त निर्णय लेने में सक्षम कराती हैं। तो जो अब आप एक बार मैं इसको फिर से रिकॉल कर देता हूं, ये लेखांकन का अर्थ क्या है? आर्थिक सूचनाओं के बारे में आपको पहचानना है कि कौन सी आर्थिक सूचनाएं हैं। उसके बाद आपने उनको मापना है। उसके बाद उनको संप्रेषित कर देना या कम्युनिकेट कर देना है। और वो कम्युनिकेट जब आप किसको करेंगे? जिनको वो सूचनाएं। अब हम ये जानेंगे यहाँ पर कि आर्थिक घटनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे, ग्राहक को माल का विक्रय। अब आप ये जानते हैं कि कोई भी दुकानदार है या कोई भी बिजनेसमैन है, लेखा शास्त्र का संबंध अधिकतर बिजनेसमैन से है या जो कोई व्यापार कर रहा है उससे है। अब ग्राहक को माल का विक्रय, विक्रय का मतलब होता है सेल, क्रय का मतलब होता है परचेज, और विक्रय का मतलब होता है सेल, बेचना। तो जब कोई भी व्यक्ति अपने ग्राहक को माल बेचता है, तो मैंने आपको जैसे अभी पहले भी समझाया कि जब कोई माल बेचा जाता है, जब कोई दुकानदार अपना माल बेच रहा है, उसके बदले उसको क्या मिल रहा है? उसके बदले उसको उस माल की कीमत या उस माल का मूल्य मिल रहा है। सपोजिंग उसने कोई पेन बेचा और वो पेन 10 रुपए का है, तो उसने 10 रुपए की उसको यूटिलिटी दी, मतलब उसकी उपयोगिता, उस पेन की यूटिलिटी जो उपयोगिता है वो 10 रुपए की है। वो किसको मिली? ग्राहक को मिली। और ग्राहक से उसको क्या मिला? वो 10 रुपए मिले। उस यूटिलिटी का जो उपयोग वो कर रहा है, उस वस्तु का जो उपयोग करेगा, उसके बदले जो उसने मूल्य दिया है, वो क्या हो गया? वो ये एक विक्रय का पूरा प्रोसेस हो, मतलब माल बेचा और माल बेचने के बाद जो कीमत मिली उसको हम विक्रय बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि पहली आर्थिक घटनाओं में पहला एग्जाम्पल क्या हो गया कि ग्राहक को माल का विक्रय। दूसरा पॉइंट जो है वो है कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करना। अब आप कंपनी का मतलब ऐसे समझिए, आजकल सबसे ज्यादा यूज हम जो करते हैं वो करते हैं मोबाइल का। मोबाइल की अलग अलग कंपनियां हैं, आपको पता ही है। एयरटेल है, आइडिया है, वोडाफोन है, जो भी है, बीएसएनएल है। अब ये जो चीजें हैं, ये भी क्या कर रही हैं? ये भी एक तरीके से व्यापार कर रही हैं। व्यापार क्या करती हैं? देखिए, जब हम अकाउंटेंसी पढ़ते हैं तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। एक होती है गुड्स, गुड्स को हम हिंदी में बोलते हैं माल, और सर्विसेज को बोलते हैं सेवाएं। अब आप ये समझिए कि जब कोई सामान का आदान प्रदान हो रहा है तो फिर तो वो गुड्स हो गए, सामान बेचा, उसके बदले व्यापारी को पैसा मिला या रुपया मिला। अब सेवाएं क्या है?
सेवाएं में जैसे होता है, जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दे ही रहा हूँ, मोबाइल के बारे में बता रहा हूँ, इंश्योरेंस हो गई, ये सब हमारी सेवाएं हैं। क्या करती हैं, जैसे कि आप हम बात कर रहे हैं इसकी मोबाइल फ़ोन की। तो मोबाइल फ़ोन में सेवाएँ देने का मतलब ये है कि मोबाइल उपयोगकर्ता मोबाइल को यूज़ कर रहा है और उसके बदले कंपनी उससे क्या ले रही है? रिचार्ज के पैसे। तो कहने का मतलब क्या हो गया? ये भी एक आर्थिक घटना हो गई। वो सेवा दे रही है, कंपनी सेवा दे रही है और कंपनी सेवा देने के एवज़ में क्या ले रही है? रुपया ले रही है। तो इसलिए आप ये समझिए कि कंपनी, कोई भी कंपनी, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, बैंकिंग हो सकता है, बैंक्स होते हैं, बैंक्स भी सेवाएं देते हैं अपने कस्टमर्स को। बैंक्स क्या देते हैं? लोन देते हैं कस्टमर्स को, उसके बदले वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो इंटरेस्ट लेना बैंक के लिए क्या हो गया? एक अर्निंग का जरिया हो गया। और बैंक सेवा क्या दे रहा है? उसको लोन दे रहा है। तो इस तरह से आप इसको दूसरे पॉइंट में समझ सकते हैं कि कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करना भी एक आर्थिक घटना है। तीसरा पॉइंट है आपूर्तिकर्ताओं से माल का क्रय। आपूर्तिकर्ता क्या होता है? आप यूं समझिए कि कोई भी एक छोटा दुकानदार है, उसको हम इंग्लिश में रिटेलर बोलते हैं। और रिटेलर का मतलब क्या होता है कि वो एक छोटे स्तर पर अपना दुकान रखता है। सपोज ये एक परचून की दुकान वो चला रहा है, तो उसने हर तरह का सामान थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में रखा रहता है अपनी दुकान में। अब क्या होता है, वो बिजनेस कर रहा है, कहीं गली या मोहल्ले में वो दुकान अपनी चला रहा है। लेकिन अब आप ये सोचिए कि उसके पास सामान कहाँ से आ रहा है? तो उसके पास जो सामान आ रहा है, क्योंकि वो रिटेलर है, उसके पास जो सामान आ रहा है वो होलसेलर से आ रहा है। होलसेलर को थोक विक्रेता हम कहते हैं। तो थोक विक्रेता से रिटेलर के पास सामान आता है या होलसेलर से सामान आता है। होलसेलर क्या करता है? होलसेलर एक ही प्रकार की वस्तुओं को अपने पास रखता है। सपोजिंग जैसे वो चावल का थोक व्यापारी है या गेहूं का थोक व्यापारी है, तो वो अपने पास वस्तु रखता है। रिटेलर क्या करता है? रिटेलर उससे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में थोड़े थोड़े सामान उससे लेता है। अब आपूर्तिकर्ता इस केस में कौन हो गया? आपूर्तिकर्ता हो गया होलसेलर और रिटेलर उस आपूर्ति को लेने वाला हो गया, मतलब लेने वाला हो गया। तो जब आप यहाँ पे समझिए कि आपूर्तिकर्ताओं से माल का क्रय, यानी जब रिटेलर होलसेलर से सामान ले रहा है, तो वो भी एक आर्थिक घटना हो गई। क्यों? क्योंकि सपोजिंग वो चावल का होलसेलर है, उसने चावल के 10 कट्टे अपने ले लिए, उस 10 कट्टों का जो मूल्य उसने दिया, तो वो क्या हो गया? एक आर्थिक घटना हो गई। अगला पॉइंट आता है मकान मालिक को मासिक किराए का भुगतान। ये भी एक आर्थिक घटना है। अब आप इसको यूं समझिए, आप इसको एग्जाम्पल को यूं समझिए कि जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि गैर आर्थिक और आर्थिक दो चीजें होती है। परिवार का कोई सदस्य अपने घर में रह रहा है, सपोजिंग किसी पेरेंट्स ने अपने मकान बनाया है और उनका बेटा उनके साथ रह रहा है, तो ये तो आपको पता ही है कि बेटा कोई किराया अपने पेरेंट्स को नहीं देगा रहने का। तो वो कैसी क्रिया हो गई? वो गैर आर्थिक हो गई। तो जब वो गैर आर्थिक हो गए तो आर्थिक घटना हुई नहीं। लेकिन अगर किसी ने मकान बना रखा है, उसने 2 कमरे अपने किराएदार के लिए रखे हैं, तो वो जब किराएदार रखेगा, तो किराएदार क्या करता है? किराएदार किराया देता है। जब किराएदार किराया देगा, तो जो मासिक किराया का भुगतान होगा कि जब वो किराया दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो एक लेन-देन हो रहा है। मतलब व्यक्ति वहाँ रह रहा है, तो वो तो उसका क्या हो गया? रहने का हो गया ज़रिया। और जो वो रह रहा है, उसके बदले वो जो पैसा दे रहा है, वो किराया हो गया। तो जब किराए का भुगतान कोई व्यक्ति कर रहा है मकान मालिक को, तो वो भी क्या हो गई? एक आर्थिक घटना कहलाएगी। अब हम चर्चा करेंगे पहचान करना, मापन, लेखा-जोखा एवं संप्रेषण। अब जब पहचान की बात आती है, तो इसमें हमें ये पहचान करना है कि वो वस्तु, ये मतलब जो अभी आर्थिक क्रियाएं थे, हमें वही पहले पता करना है कि पहचान हम कैसे करेंगे। हमें ये पहचानना है
कि जो लेन देन हुआ है वो आर्थिक है कि गैर आर्थिक। अगर आर्थिक है तो हम उसमें आगे का क्रिया करेंगे लेखांकन की। अगर वो गैर आर्थिक है तो फिर हम उसको छोड़ देंगे, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। दूसरा होता है मापन। मापन का मतलब हो गया मेजरमेंट। मैंने आपको जैसे बताया कि किसी भी लेन देन का मेजरमेंट जो किया जाता है बिजनेस में, उसको बोलते हैं हम मुद्रा या मनी। मनी फॉर्म में हम किसी चीज को मेजर करते हैं, हम उसका आंकलन करते हैं कि वो क्या है, उसकी कितनी कीमत है। जो सर्विस, और मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि जैसे गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस में दो चीजें होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स यानी सामान जब किसी व्यक्ति को दिया जा रहा है, उसके बदले जो मिल रहा है वो क्या हो गया, उसको जो रुपया मिल रहा है या जो पैसा मिल रहा है वो उसका मापन का एक सोर्स हो गया। और इसी तरह से जब सर्विस दी जा रही है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल अभी पहले दिया था कि कोई टेलीफोन कंपनी, जब आपने मोबाइल कंपनी अपने ग्राहक को सेवा दे रही है तो उसके बदले जो रिचार्ज ले रही है, रिचार्ज का पैसा ले रही है, तो एक मापन का एक जरिया हो गया। अगली स्टेप जो आती है वो होता है अभिलेखन। अभिलेखन को आप रिकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं। रिकॉर्डिंग, अब ये रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? पहले जो लेखा जोखा रखा जाता था, पहले के समय में बड़े बड़े रजिस्टर होते थे। और आपने कभी गौर किया होगा कि जब जो पुराने जमाने में मुनीम लोग हुआ करते थे तो वो, उनका कार्य ये होता था, उनको मुनीम बोलते थे। और वो क्या करते थे कि जो भी सामान बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, तो उसको वो बड़े बड़े रजिस्टरों में लिखते थे। अभी आगे आएंगे हम इस विषय में, इसमें लेजर बनते थे, कैश बुक बनती थी, ये चीजें। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, वो रजिस्टर अब आप देखते होंगे कि किसी बिजनेसमैन ने, ऐसा कोई व्यक्ति अलग से, अब अकाउंटेंट बैठते हैं, लेखपाल बैठते हैं। पहले लेखपाल क्या होते थे, मुनीम को बोला जाता था, वो पूरा उसका हिसाब किताब रखता था, कि ब्यौरा रखता था कि भाई कितना खरीदा है, कितना बेचा है, और वो अपने मालिक को बताया करता था। अब अभिलेखन का मतलब क्या होगा कि आप उस ट्रांजेक्शन को या आप उस लेन देन को, जब आप कोई लेन देन कर रहे हैं, जब आपने कोई भी लेन देन किया, अब आप उस लेन देन को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, कहीं उसको रखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ रख रहे हैं हम उसको। और जब आप रखेंगे उस रिकॉर्ड को, तभी आपकी जो अगली स्टेप है वो है संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट करना, संप्रेषण। आपने सूचनाएं इकट्ठी करी, जब आपने सूचनाएं इकट्ठी करी, उसका कोई आपने मापन का एक जरिया रखा। मापन के बाद आपने क्या करा, आपको पता चल गया कि ये मॉनेटरी वैल्यू है इसकी। उसके बाद आपने उसको रिकॉर्ड किया, यानी उसका अभिलेखन किया। और फाइनली आपने क्या करा, संप्रेषण कर दिया। मतलब जिसको वो चीज चाहिए, जिसको वो इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसको वो डाटा चाहिए, उस तक वो आपने पहुंचाया। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि आपने किसी वस्तु की पहचान कैसे करनी है, मापन क्या होता है, उसका लेखा जोखा। लेखा जोखा यानी अभिलेखन, या आप उसको रिकॉर्डिंग भी कह सकते हैं। कैसे आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, आगे के पाठों में हम जानेंगे कि कैसे, क्योंकि हमारी जो अकाउंटेंसी है वो इन्हीं चीजों से है। रिकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, या एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसमें हमें डिटेल में पढ़ेंगे। और लास्ट में हमारे पास था संप्रेषण, कि कैसे हमने आप उस जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, या कैसे हम उसको प्रदान करते हैं। अगला जो टॉपिक है इस परिचर्चा का वो है संगठन। संगठन को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। इसमें आप देख रहे हैं मैंने 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला है एकल स्वामित्व इकाई, सेल्फ इंडिपेंडेंट यूनिट। इंग्लिश में आप इसे बोलेंगे सेल्फ इंडिपेंडेंट यूनिट।
कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको ये चारों चीजें एग्जाम्पल समझाऊंगा और मुझे लगता है कि आप सबको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे इसको। एकल स्वामित्व इकाई का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति अपना बिजनेस स्वयं कर रहा है, अकेला व्यक्ति। इसका बड़ा एग्जाम्पल आप इस तरह से ले सकते हैं कि कोई भी एक दुकानदार, सपोज उसकी परचून की दुकान है, तो वो परचून की दुकान चला रहा है। वो जो परचून की दुकान चला रहा है उसमें जो लेन देन हो रहा है उसका रिकॉर्ड रख रहा है, उसको वो लोगों तक बता पा रहा है कि भाई मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ। तो वो एकल स्वामित्व इकाई हुई। संगठन का मतलब तो आप ये समझ रहे हैं, संगठन का मतलब तो वैसे क्या होता है कि ग्रुप ग्रुप ऑफ पीपल, लेकिन इसमें भी पार्ट्स हैं। पहला है एकल स्वामित्व, मतलब जो अपनी सिंगल यूनिट चला रहा है, इसे सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं वैसे इंग्लिश में। प्रॉपर इसकी जो इंग्लिश है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। आगे हम पढ़ेंगे इसके विषय में। दूसरा है साझेदारी फर्म, इसको आप बोल सकते हैं पार्टनरशिप, इंग्लिश में पार्टनरशिप। कहने का मतलब यह है कि जो अभी मैंने आपको बताया कि पहले वाले केस में एकल स्वामित्व इकाई में एक ही व्यक्ति बिजनेस चलाता है, उसका प्रॉफिट या उसका लॉस उसका जिम्मेदार वो व्यक्ति स्वयं होता है। अगर प्रॉफिट होगा उसी को होगा, अगर लॉस होता है वो भी उसी को होता है। साझेदारी फर्म में क्या होता है कि साझेदारी फर्म में दो या दो से ज्यादा व्यक्ति जब किसी बिजनेस को करते हैं उसे हम साझेदारी फर्म या पार्टनरशिप कहते हैं। साझेदारी फर्म में यह होता है कि जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है, जितने भी रेशियो में, इसमें जो होता है रेशियो जिसे बोलते हैं, रेशियो के बेस में लोग पार्टनर्स बनते हैं। सपोजिंग दो पार्टनर हैं तो वो 1/2 के शेयर में बिजनेस करते हैं। यानी कि अगर उनको, सपोजिंग एक एग्जांपल आप समझिए कि अगर उनको प्रॉफिट हुआ और से 50,000 को उन्हें प्रॉफिट हुआ तो वे दोनों 50,000 को आपस में 25-25,000 के हिसाब से बांट देंगे। ये पार्टनरशिप होगी। इस केस में पार्टनरशिप में आप ये भी समझिए कि अगर लॉस होता है तो जितना उनका रेशियो है, यानी उनका अगर 1/2 का रेशियो था तो लॉस भी वो उसी हिसाब से बेयर करेंगे, उसी हिसाब से उस लॉस को भी उन्हें उठाना पड़ेगा। अगला आता है सहकारी समिति, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? अभी तक आपने जैसे दो विषय के बारे में जाना, सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एकल स्वामित्व, पार्टनरशिप यानी साझेदारी फर्म। अब तीसरा जो है वो है सहकारी समिति या कोऑपरेटिव सोसाइटी। पहले दो यानी सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, ये लोग जो भी बिजनेस कर रहे हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं, इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। आप यूं समझिए कोई भी व्यापार है उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। लेकिन सहकारी समितियों का उद्देश्य कुछ और होता है। सहकारी समितियों का उद्देश्य लोगों को या जनता को सुविधाएं देना होता है या कुछ कंट्रोल्ड रेट में देना होता है। जैसे आपने सुना होगा, अब तो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग रहते हैं उनको राशन मिलता है। राशन का मतलब क्या होता है? राशन का मतलब ये होता है कि सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के हिसाब से ही व्यक्ति को वहां से सामान मिलता है। और इसे इंग्लिश में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सहकारी समिति का उद्देश्य जो होता है वो होता है वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ द पीपल, समाज की सेवा के लिए, लोगों की सुविधा के लिए कार्य करना, अपने प्रॉफिट के लिए नहीं, लोगों की सुविधा के लिए। और सहकारी समिति में भी आपने ये समझ सकते हैं कि कई सारे लोग होते हैं। एक व्यक्ति सहकारी समिति नहीं चला सकता, उसमें कई सारे मेंबर्स होते हैं और वो मिलके अपना बिजनेस चलाते हैं। अंतिम जो इसमें आता है वो है कंपनी। कंपनी विभिन्न प्रकार की होती है।
छोटी कंपनी, स्मॉल स्केल कंपनी, लार्ज स्केल कंपनी। स्मॉल स्केल का मतलब जो छोटे स्तर पर कार्य कर रही हैं, जिनका व्यापार उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। लार्ज स्केल कंपनी जो बड़ा व्यापारी होते हैं। आपने एक और नई चीज़ें सुनी होंगी आजकल, मल्टीनेशनल कंपनीज़। मल्टीनेशनल कंपनी क्या है कि जो कंपनी अपने देश में भी कार्य कर रही है, बाहर विदेशों में भी कार्य कर रही है, या विदेशी कंपनियां जो अपने अपने देशों में कर रही हैं और हमारे देश में भी काम कर रही है, तो मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई। इनका प्रॉफिट, इनका मोटिव भी प्रॉफिट मोटिव होता है। वेलफेयर तो खैर है, लेकिन जो मुख्य इनका भी उद्देश्य है वो प्रॉफिट है। तो अब आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि संगठन में हमने चार चीजें पढ़ी। पहला था एकल स्वामित्व इकाई, दूसरा हमने पढ़ा साझेदारी फर्म, तीसरा हमने पढ़ा सहकारी समिति और कंपनी। अब हम आगे चलते हैं। जो हमारा चर्चा का विषय है वो है सूचना के इच्छुक उपयोगकर्ता। अब सूचना के इच्छुक उपयोगकर्ता, जैसे आपने पहले भी पढ़ा, मैंने आपको पहले भी बताया कि लास्ट में हमारा जो पॉइंट आता है वो है संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन का मतलब जो हमने डाटा को कलेक्ट किया, जो हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करे, उनको हमने प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद हम उसको कम्युनिकेट करेंगे, यानी हम उसका संप्रेषण करेंगे। अब उसके संप्रेषण के लिए कौन कौन इच्छुक हैं वो हम यहाँ पर जानेंगे। इसमें दो मुख्य हैं, एक है आंतरिक उपयोगकर्ता और दूसरा है बाह्य उपयोगकर्ता। आंतरिक मतलब सपोजिंग हम कंपनी का डाटा निकाल रहे हैं, कंपनी की सूचना हमें प्राप्त हुई, कंपनी थी, कंपनी की सूचना हमें प्राप्त हुई, उस कंपनी की सूचना का किन लोगों को आवश्यकता है, मुख्य कार्यकारी जो सीईओ है उस कंपनी का, उसको वित्तीय प्राधिकारी, फाइनेंशियल ऑफिसर जो है उसका, व्यवसायिक इकाई जो बिजनेस को पूरा कर रही है, सेल परचेज कर रही है उनको, प्रबंधक मैनेजर को, स्टोर प्रबंधक जो स्टोर कीपर है उसको, स्टोर मैनेजर है जो उसको। तो ये आंतरिक उपयोगकर्ता हैं जिनको जो संप्रेषण है, जो डाटा कलेक्ट किया गया है, जो इंफॉर्मेशन मिली है, वो इनका यूज करके आगे की रणनीति अपनी बिजनेस की तय कर सकते हैं। और बाह्य उपयोगकर्ता कौन हो गया? आपने एक चीज सुनी होगी, शेयर्स। शेयर्स का मतलब क्या होता है कि जब व्यक्ति किसी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करता है कि उसके बदले कंपनी उसको डिविडेंड देती है। आगे पढ़ेंगे हम इस विषय में, अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि शेयर्स में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो निवेश कर रहे हैं कंपनियों में, उनको जरूरत होती है, वो ये जानना चाहते हैं कि कंपनी की क्या स्थिति है, क्या कंपनी लाभ में है या हानि उठा रही है। लेनदार, लेनदार क्या हो गए? जिन्होंने कंपनी को पैसा दे रखा है, क्योंकि कोई भी कंपनी में काम कर रहा है या सोल प्रोप्राइटरशिप काम कर रहा है या पार्टनरशिप का काम कर रहा है, खुद पर खुद तो नहीं कर सकता, उसको पैसों की फंड की जरूरत पड़ती है। तो जब उसको फंड की जरूरत पड़ती है तो वो दूसरों से, बाहर से, किसी बैंक से ले सकता है या किसी और से ले सकता है, कर्ज लेता है, वो लेनदार हो गए। तो लेनदारों को भी जानना जरूरी होता है कि जो भी वो बिजनेस, जहां भी उन्होंने पैसा दे रखा है, क्या उनका पैसों का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है, क्या उनका पैसा सेफ है या उनको उनका पैसा वापस मिलेगा कि नहीं। कर अधिकारी, टैक्स ऑफिसर्स को भी जरूरत पड़ती है। टैक्स ऑफिसर्स को क्यों? क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि जो भी बिजनेस कर रहा है उसको बिजनेस टैक्स देना पड़ता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में से निकाल के उसको टैक्स भरना पड़ता है। तो उनको भी जरूरत पड़ती है पता करने के लिए कि क्या स्थिति किसी फर्म की या बिजनेस की है। और अंत में है ग्राहक। ग्राहक को जरूरी जानना होता है कि भाई वो बिजनेस किस तरह से चल रही है, देश की आर्थिक स्थिति क्या हो रही है, देश की आर्थिक स्थिति के हिसाब से वो अपना अपना आगे का बजट तय करता है। अब लेखांकन सूचना का स्रोत, लेखांकन एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे है लेखांकन आर्थिक निर्णय के लिए। आर्थिक निर्णय का मतलब क्या हो गया? फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग कौन कर रहा है? सपोजिंग कोई कंपनी के मैनेजर्स हैं या जो सीईओ हैं वहाँ के, उनको प्लान करना है। वो जो लेखांकन किया है, जो डाटा उसको मिला है, जो इंफॉर्मेशन उसको मिली है, जो सूचना उसको मिली है, उसका उपयोग करके वे अपनी आर्थिक
निर्णय, आगे की फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा है वित्तीय विवरणों को सूचना के स्रोत मानकर उन पर निर्भर करने वाले उपयोगकर्ताओं की सेवा करना। ये जो दूसरा पॉइंट है, इससे पहले अभी हमने जो डिस्कस किया उसी से रिलेटेड है कि जिनको उन सूचनाओं की आवश्यकता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि आंतरिक लोगों को जो फर्म में बिजनेस में काम कर रहे हैं या जो बाह्य लोग हैं उनको जो काम कर रहे हैं, तो उनकी उपयोगिता के लिए जो सेवा देना, वो भी क्या है, एक लेखांकन का एक कार्य है। संभावित रोकड़ प्रवाह की राशि, समय एवं अनिश्चितता के पूर्वानुमान लगाने एवं मूल्यांकन के लिए उपयोगी सूचना उपलब्ध कराना। अब बिजनेस में क्या स्थिति है, क्या फाइनेंशियल सिचुएशन हमारे बिजनेस की है। रोकड़ प्रवाह का मतलब हो गया कैश फ्लो। रोकड़ प्रवाह, प्रवाह थोड़ा अलग से शब्द है, इसका आप समझिए। रोकड़ का मतलब हो गया कैश और प्रवाह का मतलब हो गया फ्लो। तो किस प्रकार का कैश फ्लो है, क्या हमारे बिजनेस में जो कैश आ रहा है उसका प्रॉपर सदुपयोग हो पा रहा है, जो हमने खरीद रहे हैं, जो हम बेच रहे हैं, तो किस प्रकार से हम इसकी वो कर रहे हैं, वो हमें यहाँ से जान के पता चलता है। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रबंधकों द्वारा संसाधनों के प्रभावी उपयोग की सूचना प्रदान करना। अब आप यहाँ पे एक शब्द समझेंगे, संसाधन, जिन्हें बोलते हैं रिसोर्सेस। रिसोर्सेस, ये शब्द बिजनेस स्टडी में या आप ये समझिए अकाउंटेंसी में बहुत उपयोगी है। रिसोर्सेस, किस प्रकार के रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेस। तो ये क्या करता है, जब हम हमारे पास लेखांकन के बारे में, जब हमने लेखांकन किया, जब हमारे पास उसका फाइनल डाटा आया, इंफॉर्मेशन आई, तो हमें ये पता चल जाता है कि लक्ष्य हमारे जो निर्धारित थे, क्या हम वहां तक पहुंच पाए, और जो कमियां रह गई हैं आगे हम उनको कैसे दूर करेंगे। तो ये जो सूचना हमें मिलती है लेखांकन से, उसका सदुपयोग हम, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उनको हम बेटर किस तरह से यूज करें, उसके लिए कर सकते हैं। विषय जिनकी व्याख्या, मूल्यांकन, पूर्वानुमान या आकलन किया जाता है, उनके लिए तथ्यात्मक एवं व्याख्यात्मक सूचना प्रदान करना। तथ्यात्मक और व्याख्यात्मक दोनों तरह की सूचना हमें किससे मिलती है, अकाउंटिंग से मिलती है, लेखांकन से मिलती है। हमें ये पता चल जाता है कि हमारी, क्योंकि आप देखिए इसमें जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है, जिसे बोलते हैं तलपट। हमें आर्थिक चिट्ठा बनाना पड़ता है, जिसे बोलते हैं बैलेंस शीट। तो हम उससे ये पता लगा पाते हैं कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, हमारी बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रही है, हमारे में क्या कमियां हैं जिसको हमने सही करना है, और हमारे को क्या प्रॉफिट दे रही हैं, उसको, जिन चीजों से हमें प्रॉफिट हो रहा है उनको हम आगे कैसे बढ़ाएं। और लास्ट में आप देखेंगे इसमें लिखा है कि समाज को प्रभावित करने वाले कार्यों से संबंधित सूचना प्रदान करना। जो सामाजिक, क्योंकि देखिए जो बिजनेस हो रही है वो कहाँ हो रही है, समाज में हो रही है ना। कोई भी दुकानदार है, कहाँ चला रहा है, अपने घर में बैठ के भी चला रहा है, तो लेकिन उसका डीलिंग किससे है, लोगों से, समाज से। तो समाज को भी जागृत करने के लिए, समाज को भी पता चल पाए कि क्या स्थितियां हैं, क्या हमारी इकोनॉमिक स्थिति है या सिचुएशन है, उसके बारे में जानने के लिए भी अकाउंटिंग हेल्प करती है। आप ये यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, जिसमें एक लेखांकन प्रक्रिया दे रखी है, आर्थिक घटनाएं लिखी हैं, लेखांकन सूचना का संप्रेषण लिखा है और निर्णायक लिखा है। और ये आप देख रहे हैं बीच में मैंने लिखा है, लेखांकन निर्णयकर्ताओं को आर्थिक क्रियाओं एवं उनके निर्णयों के परिणामों से जोड़ता है। जब से हम शुरू करा, जब हमने पाठ शुरू किया था, तो हमने पता लगाया था कि आर्थिक घटनाएं क्या होती हैं। उन आर्थिक घटनाओं को हमने क्या करा था, कलेक्ट किया था। जब हमने उन आर्थिक घटनाओं को कलेक्ट किया, वो एक प्रोसेस, लेखांकन प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस के थ्रू गई। अकाउंटिंग प्रोसेस से जाने के बाद हमें क्या मिली, हमें लेखांकन सूचना मिली। मतलब हमें पता चला कि क्या स्थिति है बिजनेस की, क्या स्थिति। जब हमने बैलेंस शीट बनाई थी, हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, हमें पता चला कि क्या स्थिति है। फिर हमने उनका संप्रेषण किया, यानी कम्युनिकेट किया। किसको किया, वो भी मैंने अभी आपको बताया था कि आंतरिक और बाह्य उपयोगकर्ता दोनों को। और फिर वो निर्णय करते हैं कि भाई आर्थिक निर्णय तब फाइनल किया जाता है। तो ये आप देखेंगे कि एक ये पूरा साइकिलिक प्रोसेस है। साइकिल का जैसे टायर होता है, जैसे टायर घूमता है ना पहिया, उसी तरह से एक पूरा प्रोसेस है
जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार से अकाउंटिंग हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। आइए आज जो हमने पढ़ा उसका मूल्यांकन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, लेखांकन से आप क्या समझते हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि लेखांकन एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, आर्थिक घटनाओं को इकट्ठा करते हैं, उनको उनका रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर उनका संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन करते हैं। दूसरा प्रश्न, आर्थिक घटनाओं से क्या तात्पर्य है? आर्थिक घटनाएं जिनमें मनी इन्वॉल्व है उनको आर्थिक घटनाएं बोलते हैं। जो मुद्रा के लेन देन से जो घटित होती हैं वो आर्थिक घटनाएं कहलाती हैं। तीसरा प्रश्न, संगठन से क्या अभिप्राय है? संगठन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया पाठ के दौरान, कि संगठन हमारे, जब हम एकल बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं और कंपनी के फॉर्म में कर रहे हैं, तो ये सब मिलके क्या हो गया, संगठन का हिस्सा हो। सूचना के इच्छुक उपयोगकर्ता कौन कौन है? मैंने आपको बताया था पाठ के दौरान, आंतरिक उपयोगकर्ता और बाह्य उपयोगकर्ता, और उनके विषय में आपको पहले समझाया गया। पांचवा प्रश्न है, लेखांकन का सूचना के स्रोत में क्या महत्व है? तो सूचना के स्रोत हर व्यक्ति को आजकल आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की जरूरत होती है, तो उस प्रकार से अकाउंटिंग या लेखांकन उनको स्रोत का काम कर सकती है और एज ए सोर्स काम कर सकती है। आइए आज हमने किन किन बिंदुओं पर चर्चा करी उनको जान लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा लेखांकन का अर्थ, दूसरा आर्थिक क्रियाएं, तीसरा पहचान, मापन, अभिलेखन एवं संप्रेषण, चौथा संगठन, और अंतिम में सूचना के से संबंधित उपयोगकर्ता। आइए आज जो हमने पढ़ा उससे संबंधित आपको गृह कार्य दिया जा रहा है। प्रश्न नंबर 1 है, अपने समाज में होने वाली आर्थिक घटनाओं की एक सूची बनाइए। दूसरा प्रश्न है, लेखांकन सूचना का उपयोग हमारे समाज के अलग अलग वर्गों द्वारा किस प्रकार किया जा सकता है। आशा करते हैं आज के शिक्षण में जो आपको बताया गया वो आपने अच्छी तरह भली भांति सीखा होगा, समझा होगा, और मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।